हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस प्राचीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से मगध के एरिया से लेकर एक अखंड भारत बनाने तक का जो श्रेय जाता है वो मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आचार्य चाणक्य से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मगध साम्राज्य के बारे में या मगध के उत्कर्ष में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा। और एक वंश जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश, वो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंशों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंद वंश के अंतिम शासक जो कि घनानंद था, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना की। अगर इसके हम राज्य विस्तार की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर, यहाँ पर उत्तर का एरिया जो हो जाएगा ये हिमालय का एरिया है। हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, यहाँ पर दक्षिण में मैसूर ये कर्नाटक वाला एरिया हो जाएगा। और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पर पूर्व में बंगाल से लेकर ये बंगाल का एरिया और यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत तक, तथा पश्चिम में जो हिंद महासागर है, अरेबियन सी है, यहाँ तक इसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उनके बारे में। जैसा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया, उसके बाद अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रीति, शालीशुक, देववर्मन और सबसे लास्ट का अगर शासक की बात करते हैं तो बृहद्रथ इसका अंतिम शासक हो जाएगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है कि हमने शुरू के जो 3 शासक हैं उनको याद करना है या उनको ही हमें पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाद के जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा याद रखना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। कब? 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से। इसने आचार्य चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अगर हम आचार्य चाणक्य की बात करें तो इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और इनको भारत के मैकियावली के नाम से भी हम जानते हैं। अगर इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद की बहन थी दुर्धरा, उससे विवाह कर लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर ये जो दुर्धरा है ये कहीं पर धनानंद की पुत्री बताया गया है, कहीं पर धनानंद की बहन बताया गया है। तो इससे विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर अन्य नाम की हम बात करते हैं तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। और इसको एंड्रोकोटस किसने कहा? जो एपियन और प्लूटार्क यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है इसको एंड्रोकोटस, और सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा है। ये दोनों यूनान के ही इतिहासकार हैं। अगर हम बात करते हैं 305 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस निकेटर है उसने आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में, जब हम आपको सिकंदर के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था सिकंदर का थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। तो इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने जो है आक्रमण कर दिया और इनका युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी फर्निलिया, जिसका नाम हेलेना था, हेलेना से विवाह कर लिया। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत भी दिए। आप इसको दहेज के रूप में भी कह सकते हो। काबुल, कांधार, मकरान और एहरात, ये सब इस एरिया में आते हैं। तो इस तरह से इसने अपने राज्य का विस्तार किया। ये काबुल, कांधार और हेरात और मकरान का एरिया इसको मिल गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए थे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेल्यूकस निकेटर ने जो एक मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की अगर प्रमुख पुस्तक की हम बात करें तो मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक इंडिका हो जाएगी। मेगास्थनीज ने जो इसकी पुस्तक इंडिका है, इसमें जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोता कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की दीक्षा इसने भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इंडिका से इसके प्रमाण मिले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की। और एक जूनागढ़ अभिलेख है, इससे भी ये भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जारी किया गया था। ये संस्कृत में जारी
पहला अभिलेख था। रुद्रदामन ने इसको जारी कराया था। सुदर्शन झील का वर्णन भी जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलता है, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। इसका निर्माण की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल पुष्यगुप्त थे, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख भी था। आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जैन धर्म अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे और सल्लेखना द्वारा प्राण दे दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सल्लेखना की बात करें तो मैंने आपको बताया तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म का अपना लिया था या जैन धर्म का ये अनुयायी बन गए थे। तो जैन धर्म में एक विधि होती है व्रत के द्वारा या सल्लेखना के द्वारा प्राण दे देना, जिसमें बिना कुछ खाए पिए जो है प्राण दे दिए जाते हैं। यह चंद्रगिरों की पहाड़ियों में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना के द्वारा अपने प्राण दे दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला इनका उत्तराधिकारी बना बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। अगर अन्य नाम की बिंदुसार की हम बात करते हैं तो इसको अमित्रगात, युवारिसार, भद्रसार, सिंहसेन या फिर अमित्रो कोटेज भी कहा गया है। अमित्रघात का मतलब दोस्तों जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात कहलाता है। इसके दरबार में अगर हम बात करते हैं तो फिलाडेल्फस और डायमेकस दो राजदूत आए थे, जिसमें फिलाडेल्फस जो है टोलमी द्वितीय ने, जो मिस्र का राजा था, उसने भेजा था। और डायमेकस को एंटियोकस ने भेजा था, जो कि सीरिया का राजा था। डायमेकस से जो हमारे बिंदुसार हैं, बिंदुसार ने 3 मांगे रखी थी एंटियोकस के द्वारा कि सूखी अंजीर और मीठी मदिरा और एक दार्शनिक जो है हमें भिजवाए। लेकिन इसमें से जो डायमेकस या एंटियोकस ने दो वस्तुएं सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भिजवा दी, लेकिन उसकी जो तीसरी मांग थी यूनानी दार्शनिक की मांग, उसको उसने ठुकरा दिया था और कहा था कि यूनानी कानूनों के अनुसार जो दार्शनिक है वो क्रय या विक्रय करने की वस्तु नहीं है। इसलिए उसने उसकी 2 मांगें पूरी कर दी थी और तीसरी मांग को ठुकरा दिया था। बिंदुसार के दोस्तों 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुसीम और छोटे पुत्र का नाम अशोक था। इसके समय पर तक्षशिला का विद्रोह हो गया। इसने विद्रोह का दमन करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा और सुसीम इतना योग्य नहीं था। लेकिन बाद में जब अशोक गया तो अशोक ने तक्षशिला के जो विद्रोह था उसको दबा दिया था। इसीलिए बाद में अगर हम बिंदुसार के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रारंभ में चाणक्य थे और बाद में जो इसके प्रधानमंत्री बने थे राधागुप्त बने थे। राधागुप्त जो है आचार्य चाणक्य का जो पोता था राधागुप्त था। राधागुप्त ने अशोक को राजा बनाया था। और अगली क्लास में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया है। तो इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।